बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये ख़बर है नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उस रहनुमा से मुतल्लिक़ जिसने माज़ी में इमरान ख़ान को खुश करने के लिए, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जो कि इस वक्त नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, उनकी आइंदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उनके ख़िलाफ़ कप्तान के इस रहनुमा ने नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया। और अब चूँकि नाज़रीन इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब नामज़द चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं। 9 और 10 मई का वाक़या हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के गिर्द जो घेरा है, वो हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो तंग होता चला जा रहा है। तो हालात की सख्ती को देखते हुए जो माज़ी का रहनुमा अपने कप्तान को खुश करता था, सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुग़लज़ात जो है वो बकने में दरेग नहीं करता था, अब हालात की सख्ती को देख के वो भी इमरान ख़ान साहब का साथ छोड़ गया है। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ़ का कौन सा रहनुमा है और माज़ी में उनका जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के साथ क्या वाक़या हुआ था और क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ क्यों नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया था और ये सारा मामला था क्या। इसके अलावा नाज़रीन 2 और भी ख़बरें हैं। एक नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से ख़बर है, उस पर भी हम आगे चल के डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन तीसरी नाज़रीन हमारी जो ख़बर है कि पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खुशखबरी, इस ख़बर से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान की सिसकियाँ लेती मईशत है, जिसको इंतज़ार था कि जो IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा वेटिंग लिस्ट में पड़ा है, ये मुआहदा हो जाए ताकि जो सिसकियाँ लेती मईशत है उसकी जान में जान आए। तो पिछले दिनों जो हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले लिए, 215 अरब के मज़ीद जो है वो टैक्सेस पाकिस्तान के अवाम पे लगा दिए गए और जो रेवेन्यू का हदफ था उसे 9,200 अरब से बढ़ा के 9,415 अरब कर दिया गया था। अब उन कोशिशों के बाद नाज़रीन, तो हुकूमत के उन इक़दामात के बाद IMF के साथ जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा है वो नाज़रीन तय पा गया है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे। और ये मुआहदे की जो स्टाफ लेवल के ऊपर अप्रूवल हुई है, अब IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो जुलाई के वस्त में इस मुआहदे की हतमी तौर पे मंजूरी देगा। अब इन हालात में जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और इस बात के इम्कानात लग रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है। लेकिन नाज़रीन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम के लिए अफसोसनाक खुशखबरी है। यानी पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है IMF से रजू करना पड़ा अपनी मईशत की बहाली के लिए। अब ये हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो मौजूदा हैं, चाहे वो जाने वाले हैं, चाहे वो माजी वाले हैं, इन तमाम हुक्मरानों को बैठ के सोचना होगा कि आखिर कब तक हम अपनी मईशत को IMF का जो इस तरह का इंतज़ाम होता है, जो एग्रीमेंट होता है, इसके तहत चलाते रहेंगे। कब पाकिस्तान इस काबिल होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा कि हम अपनी मईशत को अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए जो है वो आगे लेके जाएं। अब ख़ान साहब अपनी जगह पे दावे तो करते हैं, मैं ख़ान साहब का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ख़ान साहब भी जब आए थे कर्ज़ा उतारने का वादा करके पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो 25 बिलियन का जो गैर मुल्की कर्ज़ा था उसे $45 बिलियन तक लेके गए। तभी ख़ान साहब कहते हैं कि मईशत हमारी बेहतर थी। और ये जो मौजूदा हुक्मरान है माजी में, इन्होंने भी कर्ज़े लिए। लेकिन बात यह है कि किसी जगह पे जाके हमारे हुक्मरानों को, और ना सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि पूरी कौम को इस बात का अयादा करना होगा, ये कसम उठानी होगी, अहद उठाना होगा कि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक कलेक्टिव जो है वो इक़दामात उठाने पड़ेंगे, एक कलेक्टिव फ़ैसला करना पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से अगर हम कोई एक चार्टर्ड एक कोई मुआहदा बना लेते हैं, एक रोड मैप बना लेते हैं, उसके ज़रिए से हम पाकिस्तान को इस तरह की जो चुंगल है IMF जैसे जो आलमी मालियाती इदारे हैं, उनके चुंगल से पाकिस्तान को निजात दिला सकते हैं। और हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जब बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे। तो जो हम अपनी इंपोर्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इंपोर्ट्स इस पर ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो इंपोर्ट्स क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से जो डॉलर्स हैं उसकी पाकिस्तान में कमी हो जाती है। तो ख़जाने में पैसा होने के बावजूद भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट से अवाम के लिए या
दीगर तमाम जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए बाहर से IMF से जो है वो डॉलर लेने के लिए मुआहदे करने पड़ते हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि आखिर कब तक अपनी मईशत को जो है वो IMF के सहारे जो है वो लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने माजी में खान साहब को खुश करने के लिए जस्टिस काजी फायद को टारगेट किया, उन्हें निशाना बनाया। अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों छोड़ के चले गए। नाज़रीन, ये वाक़या है अक्टूबर 2021 का। हुआ नाज़रीन है कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फायद अपने गाड़ी से, सरकारी गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से, अपने सरकारी घर से चल के सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। वो पैदल अपनी रहाइशगाह से चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उनके साथ सिक्योरिटी का स्टाफ भी होता है, आगे पीछे उनके सिक्योरिटी कर रहा होता है, स्कॉट कर रहा होता है, लेकिन उनके करीब नहीं होते। वैसे तो अब नामजद चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जस्टिस काजी फायद साहब को वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूर दोबारा से उस पर कंसिडरेशन करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है, लेकिन बहरहाल इस मौजू पे ज़्यादा बात ना करना ही मुनासिब है। तो हुआ नाज़रीन ये था कि अक्टूबर 2021 में जस्टिस काजी फायद साहब घर से निकले और जब वो पार्लियामेंट के सामने पहुँचे तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसने एक जहाँ पे पार्किंग के लिए अलाउ नहीं था, पार्लियामेंट के जंगले के सामने, ग्रिल के सामने, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी। जस्टिस काजी फायद साहब चूँकि वहाँ से गुजरते थे और वहाँ पे पार्किंग की जगह भी थी और वहाँ पे एक स्टॉल भी उन्होंने बना रखा था। जस्टिस काजी फायद ने उनसे ये पूछा, जो गाड़ी में लोग बैठे थे, कि आप कौन हैं और आपने क्यों यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है। यानी उनके वहाँ मौजूदगी और गाड़ी को पार्क करने के हवाले से जब जस्टिस काजी फायद ने सवाल किया कि आप यहाँ पे क्यों ठहरे हैं, यहाँ पे तो नो पार्किंग है, आप नहीं खड़े कर सकते, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो गाड़ी में बैठे लोगों ने बजाय इसके कि अपना तारुफ कराते, जस्टिस काजी फायद साहब चूँकि ना वो ऐसा होता है ना कि जब वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, अपनी अदालत में आते हैं, तो ब्लैक कोट पहना होता है, ब्लैक टॉय होता है, ब्लैक जो है वो पैंट पहनी होती है। तो जस्टिस काजी फायद ने ब्लैक कोट या ब्लैक टाई नहीं पहनी हुई थी, बल्कि जस्टिस काजी फायद साहब ने ब्लैक पैंट तो पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर से ब्लू कलर की जैकेट जो है जस्टिस काजी फायद ने जो है वो ज़ेब तन कर रखी थी। और जब काजी फायद साहब ने उनसे पूछा कि आप क्यों हैं और यहाँ पे क्यों खड़े हैं पार्लियामेंट के गेट के सामने, ग्रिल के सामने, तो उन्होंने ऊपर से मतलब जस्टिस काजी फायद से सवाल पूछ लिया कि आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल पूछने वाले। तो जस्टिस काजी फायद साहब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज अपना तारुफ भी नहीं कराया और उन्होंने कहा कि मैं एक शहरी हूँ और एक टैक्स दाहिंदा हूँ। तो मैंने आपसे सवाल किया, आप एक ऐसे रेड जोन के अंदर साफ मकाम पे खड़े हैं जहाँ पार्किंग की कोई इजाज़त भी नहीं है। तो वो आगे से जो है वो तकरार करना शुरू हो गए। तो जस्टिस काजी फायद साहब के साथ जो पुलिस वाले एक आध था, या वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी वाले वैसे भी पार्लियामेंट के ग्रिल के सामने खड़े होते हैं, उनसे कहा कि आप इनकी गाड़ी को चेक करें। जब उनकी गाड़ी को चेक करने के, क्योंकि जस्टिस काजी फायद ने इसलिए भी उनकी गाड़ी को चेक करने के लिए कहा कि एक तो उनकी गाड़ी के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ था, प्राइवेट गाड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA थे, रहनुमा थे, एंटीना लगा हुआ था जो कि सरकारी गाड़ियों पे होता है। दूसरा जो उनकी नंबर प्लेट थी वो भी उस तरह की नहीं थी जिस तरह के जेन्युइन एक नंबर प्लेट होती है, वो भी डुप्लीकेट, जिसे जाली नंबर प्लेट भी कह सकते हैं, वो गाड़ी पे लगी हुई थी। तो काजी फायद साहब ने पुलिस वालों से कहा, जो कि पार्लियामेंट के गेट के ग्रिल के सामने अतराफ़ में वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हें चेक करने लगे। काजी फायद साहब वहाँ से चले गए। काजी फायद साहब वहाँ से चले गए तो वो जो गाड़ी थी, जो डबल कैबिन जो डाला था, वो भी निकला और पार्लियामेंट के पार्किंग के अंदर गया और पार्किंग के अंदर जाके दोबारा से वापस आया। वापस आके फिर जस्टिस काजी फायद साहब के साथ उन्हें बदतमीज़ी की, बदजुबानी की, और इवन के जो हमें याद है उस वक्त जो रिपोर्ट किया गया उसमें गालियाँ दी गई, मुग़लज़ात बके गए। जस्टिस काजी फायद साहब सुनते रहे और पुलिस वालों से कहा कि आप इसको देखें, ये गाड़ी वाला कौन है, इसकी नंबर प्लेट जो है वो ठीक नहीं है, जाली लगती है, इसकी गाड़ी पे एंटीना लगा हुआ है, ये तो सरकारी जो सिक्योरिटी एजेंसी वाली गाड़ियाँ वो ये एंटीना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये हुआ कि वो जो PTI का रहनुमा था, जो MNA था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये नाज़रीन MNA साहब थे अकरम चीमा साहब, जिन्होंने अभी इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 और 10 के मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को खैराबाद कह दिया। लेकिन आज उस रोज़ जो वाक़या हुआ, ये जो अकरम चीमा साहब का, और जब पुलिस को तलाशी करने का दूसरी मरतबा कहा गया तो पुलिस ने अकरम चीमा साहब को थाने में वहाँ पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने चंद घंटे रखने के बाद जो उनकी गाड़ी थी उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देखे, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा, तो फिर अकरम चीमा साहब को वहाँ से जाने दिया। तो उसके बाद अकरम चीमा ने फवाद चौधरी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जस्टिस काजी फायद साहब के बारे में जो कुछ कहा गया होगा, क्योंकि अगर फवाद चौधरी साहब उस वक्त PTI के, वो भी वैसे साथ छोड़ चुके हैं, ना सिर्फ अकरम चीमा साहब ने साथ छोड़ दिया है जिन्होंने जस्टिस काजी फायद साहब के खिलाफ इस किस्म की नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल की,
बल्कि जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकरम चीमा, फवाद चौधरी ने, ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन उस रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोनों पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से, उसके बाद जस्टिस काजी फायसा ने एक 2 सफ़ात का नाज़रीन एक जो वज़ाहती बयान है वो जारी किया था। अब वो वज़ाहती बयान भी आप सुन लें। उस बयान में नाज़रीन जस्टिस काजी फायसा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी के नाम उसमें जस्टिस काजी फायसा ने किसी का नाम ले ही लिया और उसमें कहा कि इस मामले की हकीकत को ज़ाहिर करने और जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। जस्टिस काजी फायसा कह रहे हैं कि जो वाक़या हुआ उसके हकीकत को ज़ाहिर करने और जवाब देने के लिए मजबूर हैं, वरना उनकी खामोशी को कोरंगी कराची से मुंतखब रुकन असम्बली के लंबे चौड़े अफसानों को सच साबित कर सकती है। जस्टिस काजी फायसा साहब ने 2 दिन के बाद जो अपना वज़ाहती बयान जारी किया, इसमें जस्टिस काजी फायसा साहब ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बाज़ हलकों के नज़दीक मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बनाना सच का मुतबादल है। बुरा भला कहने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने एक फ़ैसला लिखा जो बाज़ हलकों को गिरां गुजरा। ये नाज़रीन वही फ़ैसला है फैज़ाबाद वाला, फैज़ाबाद धरने वाला, जिसकी नज़रसानी की दरख्वास्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। आज तक एक समाअत नहीं हुई। हालांकि जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद थे, मुशीर आलम साहब मौजूद थे, लेकिन कभी इस रिव्यू को टेकअप नहीं किया गया, हेयरिंग के लिए उस बेंच के सामने नहीं लगाया गया। लेकिन इस फैसले के ऊपर, फैज़ाबाद धरने के फैसले के ऊपर जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया वो भी डिसाइड हो चुका है। उस रेफरेंस के खिलाफ जो जस्टिस काजी फाइज साहब की दरख्वास्तें आई वो भी डिसाइड हो चुकी हैं। जो क्रिएटिव रिव्यू आया वो भी डिसाइड हो चुके हैं। उसका फैसला तो काजी अपना मौजूदा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने महफूज कर रखा है, लेकिन केस एटलीस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर तमाम चीज़ें इकदाम उठाए गए नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ, वो रिव्यू पिटिशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। काजी फाइज साहब ने अपने ख़त में लिखा कि मुझे जज के तौर पे काम ना करने दी जाए और फिर फ़ौरन ही मुझे ओहदे से हटाने के लिए एक सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। जस्टिस काजी फाइज साहब ने अक्टूबर 2021 में लिखे उस ख़त में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी जानिब से जमा करवाए गए तमाम दस्तावेज़ को मीडिया पर दबा दिया गया और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि मेरे खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया। इन साहब के लिए ज़्यादा बेहतर ये होता, यानी वो फवाद चौधरी और अकरम चीमा की बात करें, कि वो दर्जन सवालात का जवाब देते कि ये गाड़ी किसकी मलकियत है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक कहाँ पे है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट्स क्यों लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त ये भी खबरें चली थी कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। तो इस नोट में जस्टिस काजी फाइज ने यह भी कहा था कि मैं राह चलते कोई हुक्म सादर नहीं करता, मैं बेंच में बैठ के मुकदमा सुनते हुए हुक्म सादर करता हूँ। काजी साहब ने लेटर में कहा कि गाड़ी पर इतना बड़ा एंटीना क्यों लगाया गया था, गाड़ी कौन चला रहा था, क्या इसके पास लाइसेंस था, गाड़ी कहाँ है। वफाकी वज़ीर जिसने कानून की बालादस्ती का हल्फ उठाया हुआ है, जिसे इस वाक़या का इल्म ही नहीं था कि हुआ क्या था, क्यों आगे बढ़ के जाली नंबर प्लेटों वाली मशकूक गाड़ी के मालिक ओब्लिक ड्राइवर को भरपूर मदद जो है वो फराहम की। आगे चाह के जैसे काजी फाइज ने लेटर में कहा कि वफाकी वज़रा कानून के मुताबिक अमल करने का हल्फ उठाते हैं, तो फिर क्यों फवाद चौधरी ने मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस की पाबंदी पर इसरार करने की बजाय, यानी जो सवाल जस्टिस काजी फाइज साहब ने उठाए हैं उन सवालों का जवाब अपने पार्टी के रुकन से मांगने के बजाय उस हलफ की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ आजमाए गए हथकंडे, मुझे जान से मारने की धमकी, वो याद है कि मौलवी साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था, वो जान से मारने की धमकी वाला वीडियो स्टेटमेंट था, और ख़ानदान और मुझे दी जाने वाली गालियाँ मुझे पैदल जाने से या कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही से नहीं रोक सकती। हर शहरी और टैक्स दहिंदा की जिम्मेदारी है कि वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। ये नाज़रीन जस्टिस काजी फाइज साहब का लेटर था। अब वो जो पीटीआई का रहनुमा अकरम चीमा साहब, जिन्होंने खान साहब को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया था, उन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खैराबाद कह दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे व्लॉग की दूसरी खबर है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। तो नाज़रीन जो अभी चंद रोज़ पहले मुस्लिम नवाज़ के इंतखाबात हुए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से सदर मुंतखब किया गया और एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुई और अता ताड़ साहब जो है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आएंगे और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा बनाए गए, लीगल टीम इंसाफ हासिल करने के लिए जो है वो काम कर रही है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इंतखाबात में कौम मुस्लिम नवाज़ को 2013 वाली कामयाबी देंगे। 2018 में साजिश के ज़रिए तरक्की के सफ़र को रोका गया और फिर आगे चल के कहते हैं कि इंतखाबात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उन्होंने बात की, वो यही की है
कि वो इंतखाबात के वक्त जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ग़ालिबन वो दुबई में मौजूद हैं हिकमत अमली तय करने के हवाले से। और अब जो है नून लीग के रहनुमा जो है बड़े शोर हैं, बड़े पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि जल्द जैसे इंतखाबात का ऐलान होगा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो जाएगी। और यहाँ पे एक 3 रुकनी कमेटी आज़म नज़ीर तारड़, इरफान कादिर साहब और इतार तारड़ साहब की सरबराही में बना दी गई है, जो वापसी के हवाले से कानूनी हिचें हैं, कानूनी रुकावटें हैं, उन्हें कैसे दूर करना है उस पर जो है वो गौर व खौज कर रही है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।